Good morning, students. Good morning, sir. Okay, a few class back, we had discussed one network layer protocol that was Address Resolution Protocol ARP, which mapped a physical address with MAC address, in which physical address has been given in the ARP request and that has been broadcasted into the same network. I forgot to ask you, I hope the slide is visible and I am perfectly audible to you. Yes, sir. ठीक है, तो अपन ने एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल में पढ़ा था कि इफ एनी होस्ट रिक्वायर्ड टू मैप फिजिकल एड्रेस विद द मैक एड्रेस ऑफ एनी अदर होस्ट, ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो है, जो भी ARP रिक्वेस्ट जनरेट करेगा, इट इज जनरेटिंग फॉर अनदर होस्ट। बिकॉज यहाँ पे वेरिएशन आएगा RARP में, जब अपन पढ़ेंगे वहां पे सेम होस्ट के लिए वो जनरेट करेगा RARP रिक्वेस्ट. So whenever any host required to communicate to another host and it do not have the MAC address of that host, it generate an ARP request, जिसका अपन header packet format अपन डिस्कस कर चुके हैं. उसमें कुछ एंट्रीज होती है एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली जो एंट्रीज होती है, सेंडर आईपी, रिसीवर आईपी, सेंडर मैक एंड रिसीवर मैक. ओके, तो फिजिकल एड्रेस हैज बीन गिवन एंड इट हैज बीन ब्रॉडकास्टेड. सेम नेटवर्क में है तो जो भी होस्ट का आईपी रिक्वेस्ट के अंदर होगा वो उसका रिप्लाई करेगा और यूनिकास्ट रिप्लाई करेगा.
जिसने भी ARP रिक्वेस्ट जनरेट की है, इनिशिएट की है, उसको वो यूनिकास्ट कर देगा और अपना मैक एड्रेस उसको दे देगा। तो ये ARP रिक्वेस्ट की रिप्लाई हो गई। इसमें एक वेरिएशन था प्रॉक्सी ARP। सपोज the ARP request is for a host which is not the part of the same network. In that case, what happen? That broadcast request will be taken care by the corresponding router of that network. और जो वो रूटर है उसके पास राउटिंग टेबल होगी और राउटिंग टेबल में कॉरस्पॉन्डिंग आईपी एड्रेस के कॉरस्पॉन्डिंग एक लिंक होगा, वो उस लिंक पे उस रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर देगा और जब जिस भी नेटवर्क के अंदर वो आईपी एड्रेस का होस्ट होगा वो उसका रिप्लाई करेगा। आई होप यू आर गेटिंग द थिंग्स, अदरवाइज वी मे सो अगर सेम नेटवर्क में तो कोई इशू ही नहीं है, जो भी होस्ट होगा उस आईपी एड्रेस वाला वो उसका रिप्लाई करेगा, अदरवाइज रूटर उसको हैंडल करेगा। और जब रूटर उसको हैंडल करता है यानी किसी दूसरे नेटवर्क के होस्ट के लिए एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट होती है, दैट इज कॉल्ड प्रॉक्सी एआरपी। तो ये अपना रिव्यू हो गया एआरपी का। सर वो प्रॉक्सी एआरपी में मतलब दूसरे नेटवर्क में कैसे ब्रॉडकास्ट करता है? मतलब उसके लिए एड्रेस क्या देते हैं हम लोग फिर? ऑल वन। तो मतलब ऑल वन हो गया तो सर वो तो सेम नेटवर्क का ही हो गया ना? वन सेकेंड, एआरपी ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट जो होती है उसके अंदर मैक एड्रेस जो होगा, मैक एड्रेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होता है। ऑल वंस, मैं रिपीट कर रहा हूं, जो एआरपी रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट होती है वो मैक एड्रेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होती है, न कि आईपी एड्रेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होती है। मींस एआरपी रिक्वेस्ट जो होगी वो फ्रेम का पार्ट बनेगी, अपन ने शायद यहां कहीं देखा भी था, ये रहा। यहां पे ऑल वन होंगे, नेटवर्क लेयर ने एआरपी रिक्वेस्ट जनरेट कर दी, जो भी उसका हेडर फॉर्मेट है उसको यूज करते हुए। अब वो जो है डेटा लिंक लेयर रिसीवर के मैक एड्रेस की जगह पे ऑल वन डालेगी। सो सभी डिवाइसेस के पास ये पहुंचेगा और रूटर जब इसको प्रोसेस करेगा, ऑल्दो सभी प्रोसेस करेंगे बट बाकी के जो होस्ट है उनका आईपी एड्रेस मैच नहीं होगा। बट रूटर जो है जब देखेगा इसको तो उसको इट कैन आइडेंटिफाई कि इट इज नॉट फॉर सेम नेटवर्क, ये आउटसाइड नेटवर्क के लिए रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस है वो डिफरेंट होगा। सो दैट रूटर विल फॉरवर्ड इट इनटू द लिंक अकॉर्डिंग टू इट्स रूटिंग टेबल। आई होप ओके मैं ओके सर, आपका गॉट इट। आंसर दे यस पा सर, रहा यस हूँ, सर, यस पक्का सर, है? यस सर, यस सर, यस सर, अंडरस्टूड। इट्स गुड कि आपने ये चीज भी याद दिला दी और बाकी लोग भी ध्यान रखें कि एआरपी जो ब्रॉडकास्ट होता है वो मैक एड्रेस के थ्रू होता है, वाइल आरएआरपी में अपन देखेंगे वो ब्रॉडकास्ट होगा तो वो आईपी एड्रेस के थ्रू ब्रॉडकास्ट होगा, यानी आईपी एड्रेस के अंदर 111 होगा, डेस्टिनेशन वाला आईपी एड्रेस। ओके, तो ये हो गया। रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल।
first we will discuss why it require motivation. Sometimes there may be some workstation which do not have their own hard disk. So obviously जब भी वो बूट होंगे तो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बूट होंगे, यानी वो कहीं ना कहीं दूसरे सर्वर से नेट जहाँ पे भी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा है वहाँ से ऑपरेटिंग सिस्टम की इमेज उनके पास आएगी, एंड व्हेन दिस इमेज इज रिसीव्ड टू दिस वर्कस्टेशन इन दे कैन बूट इटसेल्फ, यानी डम टर्मिनल अपन कह सकते हैं जिनके पास कोई भी स्टोरेज डिवाइस नहीं होती है। अदरवाइज अपने पास ये होता है कि रोम में बूट अपना लोडर होता है, वो बूट लोडर पॉइंट करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को। नॉर्मली जो अपनी रोम होती है उसमें अपना होता है बूट लोडर, एक प्रोग्राम है, ठीक है, और ये इस लोडर का वर्क ये होता है कि वो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर जो भी अपना विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको एड्रेस करता है और उसको लेके आता है रैम के अंदर, सो दैट अपना जो कंप्यूटर है वो बूट हो सके, एंड दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज बूटिंग। बट यहाँ पे अपने पास HDD नहीं है, सो ऑब्वियसली नाउ इट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू बूट दिस वर्कस्टेशन ऑफ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर। तो ये किसी को रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है, ये बूट तो हो जाएगा, बट नाउ प्रॉब्लम इज हाउ इट कैन कनेक्ट इटसेल्फ विद द नेटवर्क, यानी इसको अपना IP एड्रेस कैसे मिलेगा। सो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिस सिस्टम के पास हार्ड डिस्क नहीं है, अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू बूट हो रहा है, उसको नेटवर्क एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए द protocol has been written, that is RARP, and it is also a part of some RFC, that RFC is 903. So a disk-latch station just booted need its IP address. An organization does not have enough IP addresses to assign to each station. In that case, RARP is also have some advantages. To deal with these two issues, RARP has the solution. Of course, whenever any device booted, उसके पास अपना MAC address तो होगा ही होगा. So the first point says a machine can use the physical address to get the logical address using RARP. RARP messages are created and broadcasted on the local network. That means through the IP. All ones. ये भी एक डिफरेंस है कि RARP रिक्वेस्ट जो होती है वो ब्रॉडकास्ट होती है थ्रू ब्रॉडकास्ट IP एड्रेस, और ARP का अभी अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, वो ब्रॉडकास्ट होती है थ्रू ब्रॉडकास्ट MAC एड्रेस, जिसके अंदर all 6 बाइट will be one of the destination. But जिसने भी अभी ज्वाइन किया है वो म्यूट कर लें अपने आप को। एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, मैं बता देता हूँ। अपन हेडर के अंदर भी डेस्टिनेशन एड्रेस डाल रहे हैं, ये ध्यान में रखना, टारगेट हार्डवेयर एड्रेस एंड टारगेट प्रोटोकॉल एड्रेस। We are using
at two places MAC address, one into the IARP request packet and another is data frame. तो जो अपन बात कर रहे हैं ब्रॉडकास्ट वाली वो यहाँ पे आएगा, न कि इसका पार्ट होगा। इस वाले पार्ट के अंदर तो ऑल जीरोज होंगे, क्योंकि ये तो अपने को फाइंड आउट करना है सेंडर वाला, टारगेट वाला। आई होप जो मैं कहना चाह रहा हूं वो समझ पा रहे हैं आप। Third point says the machine on local network that knows the logical address will respond with an RARP reply and it will be unicasted. Broadcasting is done at data link layer. Broadcast request does not pass the boundary of a network. That's why for the last point I am mentioning here, again last point that is already mentioned, that was already mentioned into the slide. Broadcast request does not pass the boundary of a network. That is the reason, and that is also drawback of the RARP protocol. Now each network require its own RARP server. Any doubt till now? सर किसी मशीन को मतलब कैसे पता होगा लॉजिकल एड्रेस उसका, मतलब सर्वर को पता होगा या फिर किसी और कोई भी रैंडम मशीन को? इस जो थर्ड पॉइंट है, द मशीन ऑन द लोकल नेटवर्क दैट नोज द लॉजिकल एड्रेस। Yes. ये जो मशीन है it is nothing but RARP server. Okay, okay, sir. And one more thing that is characteristics of RARP server, it should be manually configured. ये भी इसका ड्रॉबैक था। That means manually configuration का मीनिंग ये है, if we talk about any network, उस नेटवर्क के अंदर कोई भी नई मशीन इंट्रोड्यूस होती है, बूट होती है या कनेक्ट होती है, तो जब तक RARP सर्वर पे की टेबल के अंदर मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर जो है उस मशीन को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा। कॉन्फ़िगरेशन से मतलब ये है कि जो नई मशीन है उसका मैक एड्रेस एंड उसका IP एड्रेस, ये दोनों एंट्री जब तक नहीं डालेगा एडमिनिस्ट्रेटर RARP सर्वर पे, तब तक वो जो है अगर RARP रिक्वेस्ट जनरेट भी करती है तो RARP सर्वर जो है उसकी रिक्वेस्ट को रेस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी टेबल में एंट्री है ही नहीं। तो ये भी उसका ड्रॉबैक था, जिसके कारण आगे अपन पढ़ेंगे बूट P जो है प्रोटोकॉल है वो बना था। तो इसका कहने का मतलब है कि ये मैनुअली कॉन्फ़िगरेशन होता है RARP सर्वर का। Okay, broadcast is done at data link layer. Broadcast request does not pass the boundary. That's why each network need an RARP server.
So reason wise why boot P has been came into existence, it has only solution of first drawback of the RARP. RARP use limited broadcasting, means the RARP request will not come out from the network, और in case अगर दूसरे नेटवर्क के अंदर डिवाइस है तो उस केस के अंदर RARP वर्क नहीं करेगा, तो उस केस के अंदर बूट पी जो है बूट प्रोटोकॉल दैट विल बी एफिशिएंटली वर्क. सो दिस इज द सिनेरियो. जैसा कि अपन ने DHCP के अंदर पढ़ा था, देयर आर टू प्रोसेसेस, DHCP क्लाइंट था और DHCP सर्वर था. तो बूट पी के अंदर भी बूट पी क्लाइंट एंड बूट पी सर्वर प्रोसेसेस जो हैं वो रेस्पॉन्सिबल है बूट पी को परफॉर्म करने के लिए. सो एंड द ऑब्जेक्टिव इज सेम एज RARP. मैक एड्रेस नॉन है और IP अपने को फाइंड आउट करना है. ऑब्जेक्टिव इज दिस वन. एंड अनदर difference between RARP and boot P is boot P produce UDP request. That means in the form of user datagram protocol, they communicate to each other. So request will be having the unknown MAC address, though, so all will be 0. और यहाँ पे ये सेंडर ने अपना जो है, सर्वर ने जो है अपना उसमें मैक एड्रेस फाइंड आउट करके भेज दिया है. एंड ये तो हो गया अपना सेम नेटवर्क के अंदर है, तो जो कि RARP भी कर रहा था. बट डिफरेंट नेटवर्क के लिए RARP वाज नॉट सफिशिएंट. सो बूट पी जो है, जो भी क्लाइंट होगा जिसको भी अपना IP एड्रेस कैलकुलेट करना है और जो सर्वर है वो उस नेटवर्क का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स अनदर नेटवर्क के अंदर है, इन दैट केस जो होस्ट है वो रिक्वेस्ट जनरेट करेगा और इट विल बी टेकन केयर बाय द रिले एजेंट. Of course, it will be broadcasted within the network, और broadcast होगी तो relay agent will identify that it is not for this network, means कि boot P server जो है इस network का part नहीं है, तो it's responsibility of the relay agent to forward this request to the boot P server जो कि outside network होगा. तो ये DHCP की तरह काम कर रहा है. ये यूनिकास्ट होगा किसको, सर्वर को. एंड सर्वर के पास अगेन वो टेबल होगी मैप्ड ऑफ ऑल मैक एड्रेस विद द IP एड्रेसेस. अगेन दिस इज आल्सो मैनुअली कॉन्फ़िगर्ड. तो ये इसका भी ड्रॉबैक रह गया बूट पी का, जो कि दूर हुआ था बाद में DHCP प्रोटोकॉल में, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल में. इट वाज रिमूव्ड. Any doubt regarding the boot P? We already had discussed DHCP, and since they are interrelated, means RARP having some drawback, and that was deal by the boot P, and boot P having one drawback, and that was deal by DHCP protocol. The drawback of boot P was manual configuration. Until administrator will not configure a newly introduced device,
that device address will not be handled by the bootp server. जब तक बूट पे सर्वर पे मैनुअली जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है किसी नई डिवाइस को कॉन्फ़िगर नहीं करेगा, यानी मैपिंग नहीं करेगा उसकी मैक एड्रेस एंड आईपी के बीच में, तब तक बूट पे जो है उस डिवाइस को आईपी रिक्वेस्ट जो है आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, या अपन कह सकते हैं कि बूट पे रिक्वेस्ट को हैंडल नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट डू नॉट हैव एंट्री फॉर दैट रेस्पेक्टिव मशीन. और DHCP अपन प्रैक्टिकली भी देख चुके हैं. DHCP को जो है कॉन्फ़िगर करने के बाद इट विल allocate the IP address from the pool of the block. अपन ने उसको IP एड्रेस का एक ग्रुप दे दिया, उसमें से वो उसको एड्रेसेस प्रोवाइड कर देगा, और परमानेंटली कोई एड्रेस जो है वेस्टेज नहीं रही. तो अपन ने एक इसका मेथड पढ़ा था. व्हाट वाज दैट? अगर कोई मशीन है वो अपना आईपी एड्रेस रिटर्न नहीं करती है DHCP सर्वर को और उसको यूज भी नहीं कर रही है, तो उसके लिए एक प्रोसेस था. उस टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है आईपी एड्रेस और उसको रिन्यू करवाना पड़ेगा होस्ट को. उसको क्या कहते हैं? लीज. ओके, तो ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. DHCP क्लाइंट सर्वर सिनेरियो, दिस वन. ओके ओके.
we have given a subnet mask 255.255.31.0 and given some pair of the IP addresses, और अपने को ये पता लगाना है इनमें से कौन सा पेयर जो है इसी नेटवर्क को बिलोंग करता है एंड वाई, रीजन भी। फर्स्ट के बारे में क्या ख्याल है? So different networks are. वन थिंग दैट इज डैम श्योर, फर्स्ट टू जो ऑक्टेट है उनकी वैल्यू सेम रहेगी जो भी इस सबनेट का आईडी होगा उसमें, बिकॉज इसमें 255.255 सबनेट मास्क के अंदर आ रहा है, तो फर्स्ट टू जो ऑक्टेट है वो सेम रहेंगे कोई भी अगर आईपी एड्रेस अपन लेंगे तो इसके थ्रू कौन कौन से आउट हो गए? फर्स्ट वाला और सी, फर्स्ट वाला और सी वाला आउट हो गया, और अब इनके लिए अपने को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो नेट आईडी निकालने के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? एंड ऑपरेशन एंड मास्क सबनेट के बीच में एंड ऑपरेशन फाइंड आउट करेंगे। सेम तो इस हाँ, तो बी में डिफरेंट आएगा है ना, और डी में जो है वो सेम नेटवर्क के अंदर आएंगे ये, यानी इन दोनों का जब आप कैलकुलेट करेंगे सबनेट आईडी किस फॉर्मूला के थ्रू? इस फॉर्मूला के थ्रू, तो सेम नेट आईडी आएगा। और इस केस के अंदर अगर ये फॉर्मूला आप अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट नेट आईडी आएगा, दैट मीन्स ये आंसर जो है गलत है, तो ये अपना हो गया आंसर डी सही। कोई डाउट बच्चों? नो सर। सुपरनेटिंग को एग्रीगेशन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना अगर क्वेश्चन में दोनों टर्म में से कोई दूसरा आ जाए तो, कोई सा भी आ जाए तो। ये अपन पहले देख चुके हैं। व्हाट वाज द रूल बिहाइंड फॉर एग्रीगेटिंग सम नेटवर्क? फर्स्ट रूल वाज कंटिगुअस होने चाहिए। ठीक है, साइज जो है वो 2 की पावर n में होना चाहिए, एंड थर्ड फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी इवनली डिविजिबल बाय जो साइज है ब्लॉक का, सभी का कंबाइंडली कह रहा हूं मैं, बाय द होल साइज ऑफ द सुपरनेट जो अपन बनाने जा रहे हैं।
3 net IDs are given, 100.1.2.0 CIDR notation 25, 100.1.2.128 CIDR 26, and last is 100.1.2.192/26। क्या पहला रूल एप्लीकेबल है इन पे? ये एड्रेसेस कहाँ तक जाएगा अगर इसको अपन एक्सपेंड करें तो? डॉट 127 तक। 127 तक। और उसके बाद ये स्टार्ट होगा ना 10.1.2.128 और ये कहाँ तक जाएगा? 191। यस सर। अगर ओके, और ये अपना जाएगा 192 अप टू 255। 255। हाँ, तो पहली कंडीशन ये फॉलो कर रहा है। ओके, साइज जो है 2⁻n में है क्या? बिल्कुल है। यस सर, है सर। पहले का साइज क्या होगा? 2⁻7। यस सर। एंड सेकंड का होगा अपना 6 एंड थर्ड का होगा अपना अगेन 6। तो टोटल साइज कितना हो गया इनका? 255 टू 2⁻8 हो गया। 2 की पावर 8। तो ये जो है अपना पावर तो 2 में है, बट इसके साथ एक स्टेटमेंट और था, दे मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। दे मस्ट बी ऑफ इक्वल साइज। तो 2 की पावर में तो है बट इक्वल साइज के नहीं है, क्योंकि फर्स्ट का जो साइज है वो वेरी है 2⁻7। तो इन तीनों को अपन कंबाइन नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन इज, क्या अब भी अपन इनका सुपरनेट बना सकते हैं? अपन इसको ट्राई करने के लिए ये कह सकते हैं, अपन जो अपना सेकंड एंड थर्ड है वो इक्वल साइज के हैं, ईच ऑफ 2⁻6। ओके, और थर्ड कंडीशन भी इसमें फॉलो हो रही है, दैट इज फर्स्ट एड्रेस मस्ट बी डिविजिबल बाय होल साइज ऑफ द नेटवर्क। तो अब अपन पहले सेकंड एंड थर्ड को सुपरनेट बनाएंगे, उसके बाद जो इनका सुपरनेट आएगा उसका चेक करेंगे कि वो फर्स्ट के साथ एग्रीगेट हो सकता है या नहीं हो सकता। ओके, टेक दीज टू, यानी सेकंड अपना हो गया 100.1.2.128 एंड थर्ड हो गया अपना 100.1.2.192 और इनका साइज सेम है। अगर आप CIDR नोटेशन को ऑब्जर्व करेंगे तो दैट इज 2⁻6, 2 × 2⁻6 यानी 2⁻7। और अपने को पता है अगर अपन 2⁻7 साइज का नेटवर्क बनाना चाहते हैं तो अपना जो नेटवर्क होगा उसका स्लैश नोटेशन क्या होगा? दिस वन, 25। यस, /25। तो अब आप ऑब्जर्व करेंगे इन दोनों का अपन ने एक सबनेट बना लिया और उसका नेट आईडी हो गया ये वाला। ये कैसे होता है? जो फर्स्ट एड्रेस होता है दैट इज इटसेल्फ डिनोट टू दी सबनेट सुपरनेट आईडी। सॉरी, मैं अगर बीच बीच में सबनेट आईडी बोल जाऊं तो आप उसको रिप्लेस कर देना यहाँ पे सुपरनेट से। तो ये अपना सुपरनेट आईडी आ गया किनका? सेकंड एंड थर्ड के लिए। और फर्स्ट वाला क्या था अपना? 100.1.2.0/25
और इसको मैं इसके बाद में लिख लेता हूँ ताकि अपने को कॉन्टिन्यूटी का पता लग जाए। 5। अब ये दोनों जो है रूल फॉलो कर रहे हैं सुपरनेटिंग के, तो अब ये अगेन कंबाइन हो सकते हैं। तो अब इसका साइज क्या हुआ? 2 की पावर 8। यस, तो ये हो गया 2 की पावर 8। तो सुपरनेट आईडी अपना आएगा, फर्स्ट एड्रेस होता है वही होता है 2.0 एंड स्लैश अपना आ जाएगा यहाँ पे 2 टू द पावर सॉरी 32 माइनस 8 24। यस, ये अपना आ गया सुपरनेट आईडी इन तीनों को कंबाइन करने के बाद। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि अपन डायरेक्टली इसको सुपरनेट बना सके, बट आफ्टर कंबाइनिंग टू अगर एप्लीकेबल है तो उसके बाद फिर से चेक कर सकते हैं कि जो बचा हुआ है वो उसके साथ सुपरनेट बन सकता है या नहीं बन सकता। कोई डाउट हो तो बच्चों यू आर वेलकम। Otherwise, you may leave. Have a good day. Take care. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome.